हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम जियो का फर्स्ट चैप्टर कर चुके थे और मैं आपको होमवर्क भी दे चुकी हूँ। सिर्फ 10 बच्चों का वर्क आया है, बाकी बच्चों ने वर्क नहीं भेजा है। तो आपको कल तक का टाइम और दिया जाता है कि आप कल तक आपका वर्क भेज दें। उसके बाद जिन बच्चों का वर्क नहीं आता है, आई विल कॉल यू। तो आज हम सेकंड चैप्टर कर लेते हैं, जिसका नेम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर के अंदर हम फॉरेस्ट जो है उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके अंदर जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, वन है, उनके अंदर जो जीव जंतु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका विनाश हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कौन कौन सी प्रजातियां जो हैं वो वल्नरेबल में आती हैं, कौन कौन सी जो हैं बिल्कुल ख़त्म होने वाली प्रजातियां हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। तो आज जो ये फर्स्ट पैसेज है, इसके अंदर स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि जो हमारी प्लेनेट है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, वो सिर्फ हम ही उसके ऊपर नहीं रह रहे हैं, हम उनको बहुत सारे जानवरों के साथ, जीवों के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियाज हैं, लाइकेंस हैं, बनियन ट्री है, एलिफेंट, ब्लू व्हेल, तो बहुत सब के साथ हम इनको शेयर कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी का हम निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद इसमें बायोडाइवर्सिटी का जो हम निर्माण कर रहे हैं, इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि प्लांट है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये रिक्रिएट करते हैं हमारी एयर को, जिससे हम सांस लेते हैं। और वाटर है जिसे हम पीते हैं, सॉइल है जिसको हम अनाज प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए, उसके अंदर भी जो हमारे जीव जंतु है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इकोलॉजिकल सिस्टम का निर्माण इस तरीके से हो जाता है। यही यहाँ पर भी यही चीज़ें बताई हुई है कि इंटर डिपेंडेंसी के कारण ही मल्टीपल नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। जानवर जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। डिब्बी ऊपर ना आवे बेटा, बोलने बिना तू रवे को नहीं घर मेरे, मैंने बहुत देर होगी लागी ने। अब हम फ्लोरा और फ्योना की बात कर लेते हैं। जो हमारे इंडिया के फ्लोरा और फ्योना है उसकी बात कर लेते हैं। तो पूरे विश्व में बहुत सारी वनस्पति, बहुत सारे जानवर हमें देखने को मिलते हैं, बट हमारा इंडिया उन देशों की लिस्ट में आता है जो बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फ्योना से भरे हुए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, बहुत ज़्यादा जानवर हमारे यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो इंडिया एक ऐसी ही रिचेस्ट कंट्री में शामिल है जहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ जितने भी खोजे गए ना, उनका 2 से 3 गुना तो यहीं पर मिल जाते हैं जो जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम बात करें तो हमारी डेली लाइफ में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट हम इनकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं। जो फ्लोरा और फ्योना जो है इनकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं और इसकी कदर नहीं करते हैं। इसके कारण इनका बहुत ज़्यादा विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है नीचे कि एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 10%, मतलब 10% तो फ्लोरा की प्रजातियाँ और 20% जो है मैमल्स की प्रजातियाँ, ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। और इसमें से बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जो जैसे कि पिंक हेडेड डक है, गुलाबी सिर वाली बतख है, माउंटेन क्यूल है, फॉरेस्ट है, स्पॉटेड वॉलेट है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। महुआ जैसे है, ये सभी बहुत जल्दी ही ख़त्म होने की कगार पर पहुंची हुई हैं। और ये तो बड़े बड़े जानवरों की बात हो रही है। अगर हम छोटे जानवरों की बात करें, छोटे इंसेक्ट्स की बात करें जिनका सर्वे नहीं हुआ अब तक, वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ वेनेसिंग फॉरेस्ट को दिखाया हुआ है कि जो हमारी अर्थ है, फॉरेस्ट जो है हमारा इंडिया के अंदर, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट 79.42 मिलियन हेक्टेयर। ये बताया गया कि इतना एरिया कवर है फॉरेस्ट से, विच इज़ 24.16% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। जो पूरा जोग्राफिकल एरिया है ना, उसका सिर्फ 24.16% ही है। मतलब कितना कम एरिया जो है वो वनों से ढका हुआ है, जिनमें से बहुत सारे वन जो हैं विलुप्त हो गए हैं। अगर मैंग्रोव वन की बात करें तो 9.14% मैंग्रोव वन, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2015 में आई थी, उसके अंदर क्या दिखाया गया है? द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज्ड बाई 3
1775 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 2013 से यहाँ तक का जो इंक्रीज़ किया गया एरिया। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, कितने एरिया के अंदर पेड़ पौधे जो हैं उनको शो किया गया है। अब नीचे एक लिस्ट दी गई हुई है इसकी IUCN की, यहाँ फुल फॉर्म भी दी हुई है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इनके बारे में बताया हुआ है। यहाँ अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है स्पीसीज को। स्पीसीज में पहला है नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल में वो सारी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं जो नॉर्मली हम देख पाते हैं, जैसे कैटल है, साल है, पाइन है, रोडेंट्स हैं, चूहा जैसे है। तो इन सबको तो हम आसानी से देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर शो की गई हैं। उसके बाद है इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो समाप्त होने वाली हैं, कभी भी समाप्त ये हो सकती हैं। इंडेंजर्ड जो हैं वो इसमें बताई गई हैं, जिसमें क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस है, इंडियन वाइल्ड एस है, इंडियन राइनो है, लॉयन टेल्ड मैकाऊ है मतलब शेर पूंछ वाला बंदर है, संगाई ये एक हिरन है जो मणिपुर में पाई जाती है। ये सभी कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, इनकी प्रजातियां बहुत कम बची हुई हैं। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज में कौन सी प्रजातियां आती हैं? ये भी वही प्रजातियां हैं जो कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन ये अभी इंडेंजर्ड में शामिल नहीं हुई है। और ये अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, इनके अकॉर्डिंग का जो माहौल है, इन्हें ना मिल पाने के कारण ये ख़त्म होती जा रही हैं। जैसे कि गंगा के अंदर जो डॉल्फिन है वो इसमें शामिल है, एशियाटिक एलिफेंट इसके अंदर शामिल है। तो ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। ब्लू शिप जो है इसके अंदर शामिल है। अब रेयर स्पीसीज जो बहुत कम देखने को हमें मिलती हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और इनके लिए भी जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो है नहीं। अगर ये भी इसी तरीके की परिस्थितियां रही तो ये भी वल्नरेबल में शामिल हो जाएंगी और फिर वल्नरेबल से ये संकटाग्रस्त इसमें इंडेंजर्ड में, और इंडेंजर्ड से फिर ये एक्सटिंक्ट में शामिल हो जाएंगी, मतलब ख़त्म हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट है इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एक पर्टिकुलर जगह पर पाई जाने वाली। जैसे अंडमान टील है, सिर्फ अंडमान में ही पाई जाएगी। निकोबार पीजन है, सिर्फ निकोबार में ही पाया जाएगा। अंडमान पिग है, वाइल्ड पिग है, वो सिर्फ अंडमान में ही पाया जाएगा। और मिथुन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। तो ये स्पेशल कुछ पर्टिकुलर जगह की प्रजातियां हैं। इसके बाद है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ये वो प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, अब ज़मीन के ऊपर हमें देखने को ही नहीं मिलती हैं। इसमें एक चीता है, एशियाटिक चीता है, पिंक हेड वाली डक है। यहाँ चीते के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, जो चीता है हमारा उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। इसमें क्या बताया हुआ चीते के बारे में कि उसकी कुछ स्पेसिफिक जो करेक्टरिस्टिक है वो बताई हुई है कि ये इसकी जो रेस है, स्पीड है उसकी 112 किलोमीटर पर आवर होती थी। इसकी एक पहचान होती है। कुछ लोग तेंदुए को और चीते को सेम समझ लेते हैं, बट इसमें क्या है कि जो आँखें होती हैं चीते की, उन आँखों से लेकर मुँह तक इस तरीके की लाइन बनी हुई होती हैं, जो लाइन एक लकीर सी, आंसू की लकीर सी इनको माना जाता है। तो ये बताती है कि ये चीता है, ठीक है। तो इसमें ये अलग अलग चीज़ें शो होती हैं। और इसको 1952 में इसको क्या कर दिया गया है, लुप्त घोषित कर दिया कि अब ज़मीन पर है ही नहीं। कैसे सर्वे किया जाता है इनका, कि जो ज़मीन होती है जहाँ पर ये मोस्टली देखने को मिलते हैं, उस ज़मीन का सर्वे किया जाता है, उस वन क्षेत्र का सर्वे किया जाता है। और वहाँ पर अगर ये देखने को नहीं मिलते हैं तो इनको विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। और 1952 में चीता जो है उसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। एशियाई चीते की बात हो रही है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाकी जो हमारा पोर्शन है उसकी बात करते हैं। इसमें हमें क्या बताया गया है, इसमें जो यहाँ रीजन दिए हुए हैं कुछ की, किस तरीके से जो हमारे पेड़ पौधे हैं या किस तरीके से जो हमारी वनस्पति जात है ये किस तरीके से ख़त्म हो रही हैं, इसके लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं और कैसे हम अपनी ज़रूरतों को पेड़ पौधों से पूरा करते हैं। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वनों पर निर्भर हैं, जैसे वुड के लिए, बाग्स के लिए, लीव्स के लिए, रबर के लिए, मेडिसिन के लिए, डाई के लिए, फूड के लिए, इन सब के लिए हम वनों पर निर्भर हैं और इनका इतना अंधाधुंध प्रयोग करते हैं कि ये ख़त्म होते जा रहे हैं। कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो कॉलोनियल पीरियड ने रेलवे का निर्माण करने के लिए, अंग्रेज़ों के समय की बात कर रहे हैं हम, रेलवे का निर्माण करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है, जो कुछ बेचने के लिए जो खेती की जाती है वो जो है, स्पेसिफिक फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, इन सब के लिए भी वनों का विनाश कर दिया गया था।
इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है क्या किया था, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन किया गया था, मतलब खेती का जो क्षेत्र वो बढ़ा दिया गया था। इसके लिए बहुत सारे वनों को काट दिया गया था। जैसे इसमें 1951 से लेकर 1980 तक का डेटा दिया हुआ है, ये यहाँ पर इसमें बताया गया है कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट एरिया है वो बिल्कुल साफ़ कर दिया गया था। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें शो करती हैं कि कैसे वनों का विनाश किया गया। अब हम बात करें आदिवासियों की, तो आदिवासी क्या करते थे? झूम खेती करते थे, स्लैश एंड बर्न वाली। वहाँ के पेड़ों को जला देते थे, फिर उसी को ज़मीन में मिक्स कर लेते थे एज ए मैन्योर खाद के रूप में, और फिर उसी ज़मीन पर वो खेती किया करते। तो बहुत सारे पेड़ों का नुकसान हो जाया करता था। अब इसमें कॉलोनियल जो रूल है उसके दौरान कैसी कैसी नीतियाँ अपनाई गई और उनसे क्या क्या नुकसान हुआ। उन्होंने नीतियाँ क्या अपनाई? उन्होंने वाणिज्य कृषि की नीतियों को अपनाया, और वाणिज्य कृषियों की नीतियों में उन्होंने क्या किया, एक तरह के पेड़ लगाने के लिए, सिंगल कमर्शियल के लिए उन्होंने दूसरी प्रजातियों को ख़त्म कर दिया। जैसे उन्होंने सागवान जो पेड़ है उसकी खेती की साउथ में, इंडिया के साउथ पार्ट में, और वहाँ पर इसकी खेती करने के लिए साउथ के जो फॉरेस्ट थे वो ख़त्म हो गए। और उन्होंने चीड़ जो है हमारा, इसकी खेती करने के लिए हिमालय में ओक जो पेड़ हैं और रेडोडेंड्रोन है, इन सभी पेड़ों का क्या कर दिया गया भाई? नुकसान कर दिया गया, विनाश कर दिया गया, ये ख़त्म हो गए वहाँ पर। तो सिर्फ ये चीज़ें ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे वनों को नुकसान पहुंचाती है। उनमें से क्या है, बड़ी बड़ी जो लार्ज जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे उनकी बात करते हैं। 1951 से लेकर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया था जहां पर वन थे उसको साफ कर दिया गया। अब अगर बात करें हम, मध्य प्रदेश में एक प्रोजेक्ट था नर्मदा नदी प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत ये इसमें 40,000 दिया हुआ है, और हिंदी मीडियम की बुक में आई थिंक 4 लाख दिया हुआ है। तो ये जो डेटा है आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग कर लें। तो उसमें क्या हुआ था, जो फॉरेस्ट एरिया था ये एरिया सारा का सारा जलमग्न हो गया था, पानी में डूब गया था, तो वनों का विनाश हो गया था। अब बात करें हम बुक्सा टाइगर की, जो पश्चिम बंगाल में है, इसकी ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा डेलोमाइट मिलता है, और ये डेलोमाइट एक पत्थर होता है जो बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। तो इसका खनन करने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर खनन किया जाता है। तो इस खनन के द्वारा क्या होता है, पेड़ों का नुकसान होता है और वहाँ पर रहने वाले जानवरों का नुकसान होता है, और वहाँ पर जो हाथी है उनका तो मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है, मतलब उनके तो आने जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं इससे आगे के मटेरियल की। इसमें ये क्या बताया गया है कि सिर्फ इतना ही नहीं, एक और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, जो हमारे भू वैज्ञानिक, उनका मानना है कि पेड़ों की कटाई से, चारण से, पशुओं के चारण से, ग्रेजिंग से और फ्यूल वुड से भी नुकसान होता है। बट दूसरी ही तरफ कुछ लोगों का ये बोलना है कि इनसे नुकसान नहीं होता है, क्योंकि पेड़ों को ईंधन के लिए पेड़ों की सिर्फ टहनियाँ काटी जाती है और टहनियाँ दोबारा से उगाती हैं, इनके लिए पूरे पेड़ों को नहीं काटा जाता है। तो ये चीज़ें बहुत कम बोली जाती हैं। बोला जाता है कि माइनिंग जो है माइनिंग जो है, इंडस्ट्रियल जो एरिया है बढ़ाने के लिए, इन चीज़ों के लिए पेड़ों का ज़्यादा नुकसान होता है। अब हम इसी के अंतर्गत एक प्रजाति है पेड़ों की, ईव, यव बोलते हैं इसको। ये एक ऐसी प्रजाति है, चीड़ के प्रकार का पेड़ होता है। इसके अंदर एक पदार्थ निकलता है, टकसोल नाम का एक पदार्थ निकलता है, और जिससे कैंसर की दवाई बनती है। तो पेड़ों से ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाला जा रहा है दवाई बनाने के लिए, तो जिसके कारण पेड़ सूख गए हैं। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा ये जो पेड़ हैं वो सूख गए हैं, तो पेड़ों का नुकसान हमारा हो गया है इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे जो हमारी चीज़ें बताई गई कि और क्या क्या नुकसान होता है, किस किस कारण से पेड़ों का नुकसान होता है। हंटिंग के कारण होता है, ओवर एक्सप्लोटिंग के कारण होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण होता है। ये सारी चीज़ें के कारण हमारे वनों का जो है विनाश हो जाता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो जाती है, पेड़ पौधे जो हैं हमारे वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी जो डेली लाइफ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन भी इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन हो गई और उसको भरण पोषण के लिए देश के अंदर जो है एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण ज़मीन का जो है डिग्रेडेशन हो रहा है, ज़मीन के ऊपर खेती ज़्यादा की जा रही है, जिसके कारण उसका उपजाऊपन कम हो रहा है, प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो पर्यावरण है वो बिगड़ रहा है। अब हम बात करें
अमीरी और गरीबी के बारे में। गरीब और अमीर में यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि 5 अमीर लोग जितना रिसोर्स यूज करते हैं उतना 25 गरीब लोग यूज करते हैं, मतलब अमीर लोग ज़्यादा रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ ये बात बताई गई है। ठीक है, यहाँ अमेरिका का और सोमाली का एग्जांपल लिया गया है कि 40% अमेरिका का जो लोग हैं वो यहाँ के एक जैसे कि यहाँ बताया हुआ है कि 40 गुना ज़्यादा यूज करता है अमेरिका का एक इंसान। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ डू यू नो में आपको ये बताया गया है कि जो फॉरेस्ट है वो किस तरीके से, जो हमारा एरिया है वाटरलैंड जो है ड्रेन हो गया है, किस तरीके से पोल्यूट हो गई है हमारा जो सरफेस है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यहाँ डेटा भी दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक का जो हमारा चैप्टर है आप रीड कर लेना, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बना लेना और अपनी नोटबुक में लिख लेना। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुड बाय।